जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज जो टॉपिक देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें है आज ईवीएस का पार्ट है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। 2011 से लेकर 2025 के बीच में हुए एग्जाम का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 30 इंपॉर्टेंट हैं उसे लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। बताओ आंसर क्या हो सकता है। समूहों में द्वंद्व के द्वारा, गहन प्रतियोगिता के द्वारा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा के द्वारा, और एक है उच्च नैतिक विकास। क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो यहां पर क्या लिखा है, सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि सीखना है। कैसे सीखना है? सहयोग के माध्यम से। और ये किसमें है? एक तो है पुराने अभ्यर्थी और एकदम से निपुण है यानी कि टैलेंट है, और एक है अभी अभी जैसे कम कुशल है या कह सकते हैं नए विद्यार्थी हैं। तो इन दोनों के बीच में जो आकलन होता है, एक तो उच्च उपलब्धि के तौर पर और एक है स्वगरिमा के तौर पर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। दूसरा, निम्न में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। बताना है आपको, जो मच्छरों से फैलता है वह रोग को चुनना है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। क्या हो सकता है बताओ इसमें से। ए ऑप्शन, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो होता है ना सभी मच्छर के काटने से होता है। तीसरा, निम्न में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण को चुनना है। बताओ इसमें से 4 ऑप्शन हैं। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद अपने से एक बार लगाने का प्रयास करना है। क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो जब भी आप अपनी गाड़ी में कुछ पेट्रोल भराते हो, डीजल भराते हो, तो देखना उसमें गंध आता है, यानी कि एक बदबूदार रहता है। भाई वो अच्छे सुगंध थोड़ी है, वो बदबूदार है, गंध रहता है, तेज गंध रहता है, ठीक है। और वो गाढ़ा भी रहता है। आप देखना गाढ़ा रहता है और हल्के रंग का तेल, इसमें पीला रंग नहीं रहता, हल्के रंग का रहता है, ना पीला ना लाल, दोनों का मिक्स रहता है, इसलिए आंसर सी रहेगा। ये सभी आंसर आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के आधार पर है। चौथा प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। बताओ, यहां से प्रश्न बहुत आते हैं डिसलेक्सिया से। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें, यानी कि ऐसे लोग जिसे डिसलेक्सिया नामक रोग हो जाते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होता है। याद रखना, पढ़ने में समस्या है, ठीक है। वो क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। जैसे कि अगर लिखना भी है तो भी थोड़ा सा ए को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, है ना। या अगर पढ़ना है सा को जो है इस प्रकार से हो जाता है। तो ये जो है इनको पढ़ने में समस्या होती है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है खाली स्थान का प्रयोग करना। बताओ प्राथमिक क्लास, अब वहां के जो बच्चे हैं उनके बारे में आपको आकलन करना है, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा, किसका प्रयोग करना है। बताओ, गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं। क्या हो सकता है इसका आंसर। सी ऑप्शन, पोर्टफोलियो, है ना, पोर्टफोलियो इसका आंसर सही रहेगा। यहां पर लिखा है सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों का आकलन योजनाबद्ध, याद रखना है, योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है, ठीक है। अगला, खालिस्तान के अलावा
निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। यानी कि आपको देखना है, यहां पर 4 ऑप्शन हैं, इसमें बताना है कि एक ऑप्शन जिसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो इसमें आप देखना, अगर आप पर्यावरण पढ़ा रहे हो तो सबसे पहली बात सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, निर्देशित खोज होना चाहिए, यानी कि जिस विषय में आप पढ़ रहे हो उस विषय का ज्ञान खोज होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण इसी से संबंधित है। समस्या का समाधान, आने वाले समय में जो चुनौतियां है उसके लिए समस्या का समाधान करने के लिए तैयार होना चाहिए, चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से नहीं। भले आप अगर एसएसटी पढ़ रहे हो तो उसमें व्याख्यान चलता है, लेकिन पर्यावरण में व्याख्यान कम, प्रयोगात्मक ज्यादा होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। खाली स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। बताइए, खाली स्थान के अलावा इसमें से एक ऐसा क्या है जिसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने में वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल है? क्या हो सकते हैं? शिक्षा की गुणवत्ता, ये जो है बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये भी सही है। संस्कृति, ये भी सही है। सिवाय एक शारीरिक गठन, दोस्तों ये जो है बच्चे का शारीरिक गठन, ये बच्चे के विकास के आकार को वातावरणीय कारकों के हिसाब से शामिल करते हैं, याद रखना है। इसके अलावा, यानी कि देखो ऑप्शन सी सही रहेगा, लेकिन प्रश्न क्या पूछे हैं? इसके अलावा, यानी कि शारीरिक गठन के अलावा बाकी ए बी सी है, सॉरी ए बी डी है, वो सही रहेगा, लेकिन हमको क्या पूछा गया है? ऐसे कारक जो कि बच्चे के विकास के आकार को प्रभावित करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न हैं, जो अन्य से भिन्न है, जैसे ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, पैराफिन, मोम। बताओ इनमें से 4 एक ऐसा जो कि अन्य से भिन्न हो, क्या हो सकता है इसका आंसर? ये रहेगा कोयला। कैसे कोयला? देखो जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है ना, इससे क्या होता है? डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, ग्रीस बनता है, पैराफिन, मोम बनता है, सभी प्रकार से बनते हैं। लेकिन कोयला जो है अलग खनिज है और ये पेट्रोलियम खनिज है, ठीक है। तो याद रखना दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए उसमें से सी ऑप्शन बाकी 3 से अन्य यानी कि भिन्न है। 9वां प्रश्न है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप मानचित्र देखते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है? स्केल लिखा रहता है, यानी कि इस प्रकार से कुछ रहता है, ठीक है। एक मापने का तरीका है। इसमें कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 110 मीटर। अब यहाँ पर क्या पूछा? 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर 15 सेंटीमीटर गुना कर देना है 110 से। कितना आ जाएगा बताओ? अगर आप इसे गुना करते हैं तो फिर 1650 मीटर। अगर हम इसे किलोमीटर में देखें, यहाँ पर जो ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, इस हिसाब से देखें तो फिर यहाँ पर डॉट लगा देना है ताकि ये किलोमीटर में बन जाए। 1 किलोमीटर और 650 मीटर और है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 1 किलोमीटर, सॉरी 1.65 किलोमीटर, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है हिमालय पर्वत का। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? उन हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो यह एक भाग है। किसका भाग है? म्यांमार का भाग है क्या, कि भारत का है, कि तिब्बत का है, कि नेपाल का है? ये जो होता है वहां नेपाल का भाग है और इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है, ठीक है। अगला, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, बताओ रात में जागने वाले जानवर,
अब सभी जानवर रात में नहीं जागते, लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं उनको केवल काली और सफेद ही दिखते हैं। काला और सफेद ये दो कलर ही उसको दिखते हैं रात में। ठीक है, तो आंसर सी रहेगा। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उन्हें कहते हैं। जैसे कि आप देखना है, एक फूल आता है गुड़हल का फूल या जिसे दशमत का फूल बोलते हैं, उसमें एक कली निकलते हैं, इसमें छोटा 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 पीला पीला रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे परागकण बोलते हैं, यानी कि पराग इसका आंसर सही रहेगा। ये तो इसका है, लेकिन सभी पौधों में इस प्रकार से रहता है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, आपके पर्यावरण के अध्ययन यानी कि ईवीएस के प्रश्न में आया हुआ था। अब देखो प्रश्न कहां से घुमाता है, ये बोल रहा है कि मान लो आप रेलगाड़ी में जा रहे हो, तो भाई सिंपल सी बात है, सब स्टेट का अपना अपना कुछ न कुछ लोकल खाना रहते हैं, लोकल खाद्य पदार्थ रहते हैं। अहमदाबाद यानी कि गुजरात है। अब गुजरात में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा? जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, गांठिया, यही सब चीज़ मिलते हैं। अब ऑप्शन में यहाँ पर क्या लिखे हैं? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। इसका मतलब बी ऑप्शन सही रहेगा। चावल तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन नींबू वाले चावल। ढोकला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मान लो जाइए पंजाब की तरफ चला गया तो स्वाभाविक है लस्सी हो गया, पराठे हो गया। अगर वही ट्रेन आपको महाराष्ट्र के लिए बोलता है तो फिर क्या जाएगा? वड़ा पाव आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी स्टेट का, अगर साउथ की तरफ जा रहे हो तो इडली डोसा है, सांभर है। इस प्रकार से सब अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, पंछी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? आप बताओ। जैसे कि हम लोग चलते हैं, पैदल इंसान है ना, तो वो अपने हाथों को हिलाता है, गर्दन को तो नहीं हिलाता, अपने हाथों को हिलाता है। अच्छा, दोनों हाथ को अगर बांध दो और फिर चलने को बोलो तो फिर चल जाएगा, लेकिन वहां उतना कंफर्टेबल महसूस वो नहीं करेगा। कुछ समय के बाद वहां हाथ हिलाना पुनः प्रारंभ करेगा। उसी प्रकार से पक्षी जो है जब भी चलते हैं तो उनका तो पर जो है हिलता नहीं है, गर्दन हिलता है। तो इसका एक वजह यह है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये जो है अपने गर्दन को बहुत हिलाती है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? अब भाई हीमोग्लोबिन की कमी है तो सिंपल सी बात है, सिकल सेल एनीमिया की उसे समस्या है। अब ऐसे में उस पेशेंट को क्या खिलाना चाहिए? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहली बात तो देखो, जो पत्तेदार सब्जी, खासकर से जो पालक भाजी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना, ये होना चाहिए। इसके अलावा गुड़ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ में जो है आयरन की भरपूर मात्रा होती है। और एक और आता है आंवला, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ये जो है हीमोग्लोबिन की जो पेशेंट है या एनीमिया के पेशेंट है उनको खिलाना चाहिए। 16 नंबर का प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? बताओ। जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, अब ये पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर है, सबसे ऊंची डाल पर जो है घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी हो सकती है। बताओ। शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फख्ता, क्या हो सकता है इसका आंसर? कौवा सही रहेगा। अब देखो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा पर्स के आकार के पेड़ की पतली शाखाओं से निलंबित घोंसला बनाते हैं। कलचीड़ दीवारों के छेद पेड़ के खोल में, जबकि फाख्ता निम्न ऊंचाई वाले पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, अगला, पोचमपल्ली गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से
किसका भाग है, बताना है। पोचमपल्ली जो है किसका भाग है, जहां पर विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई की जाती है। आंसर रहेगा ये आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के गांव है पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले का एक गांव है। यहाँ कपड़े अपनी रंगाई की एकता शैली और ज्यामिति प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध हैं। मृत सागर क्या है, बताओ। मृत सागर ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आपको स्टार मार्क लगा लेना है। मृत सागर जो कि जॉर्डन क्षेत्र में है, और यहाँ ऐसा सागर है जो सभी महासागर और सागरों से ज्यादा नमकीन है। सबसे ज्यादा यहाँ पर खारे पानी मिलता है, सबसे ज्यादा नमकीन है। और जितना ज्यादा नमकीन होगा वहां कोई भी व्यक्ति डूबकर मरना चाहे तो फिर नहीं डूब सकता, क्योंकि वहां सतह पर तैरने लगता है। ये नमक की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, बताओ। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, किस पर केंद्रित होना चाहिए, बताओ। इसका आंसर क्या रहेगा। अच्छे गृह कार्य, यानी कि जब गृह कार्य देते हैं तो वहां अच्छे रहते हैं। ये जो होता है विस्तारित अधिगम एवं विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। दोस्तों ये इसलिए है गृह कार्य, ताकि भविष्य में अगर कुछ चुनौती आता है, भविष्य में कोई समस्या आता है, तो ऐसे समस्याओं का उपायों का पूर्वाभ्यास कर सके और उनका निदान पहले से बनाकर रख सके। ये जो है सही रहेगा इस हिसाब से, सी ऑप्शन। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, बताओ। प्राथमिक क्लास के बालकों के लिए ईवीएस के जो पाठ्यचर्या में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात प्राथमिक स्तर है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है। तो प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना। यानी कि जब भी आप पर्यावरण का पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आसपास के जो वातावरण है, अपने आसपास के जो नेचर कैंप है, नेचर प्लेस है, इन सभी के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी विषय को समझने के लिए विस्तृत पटल मिलता है। कांसा या इसे ही ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। तो कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। कौन कौन से दो धातुओं का मिश्रण है। एक आता है ना बर्तन जो कि कांसे की तरह रहता है, तांबे की तरह दिखता है, असल में तांबा नहीं रहता, वो जो है कांसा कहलाता है, और ये मिश्रित रहता है तांबा और टीन से, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। खाना पकाने के तरीके, अलग अलग तरीके होते हैं खाना पकाने का, ठीक है। कई लोगों का अपना अपना एक तरीका रहता है। कई लोग जो है उबाल कर खाते हैं, भून कर खाते हैं, लेकिन गूंथ कर खाते हैं क्या, नहीं। यहाँ पर क्या पूछा है, जिसमें खाना पकाने का तरीका। तो खाना पकाने का तरीका ये होता है, कई लोग जो है सेंक कर खाते हैं, मतलब खाना तैयार करते हैं। कई लोग तल कर खाना तैयार करते हैं, कई लोग भून कर तैयार करते हैं। तो फिर डी ऑप्शन सही रहेगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, बताओ। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जो अवधि है, एक चीज याद रखना, सभी राज्यों का अलग अलग है, क्योंकि वहां के जो तापमान, क्योंकि मधुमक्खी पालन ज्यादातर एकदम गर्म प्रदेश में नहीं कर सकते, ना एकदम ठंड प्रदेश में नहीं कर सकते। तो बिहार के लिए सर्वोत्तम जो समय है वहां अक्टूबर से दिसंबर, ये जो महीना है बहुत ही बेस्ट है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। अब देखना, ब्रेल लिपि जो होता है वहां जिन लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता या बहुत कम दिखाई देता है उसके लिए बनाया गया है। तो ये जो है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए कुछ बिंदु रहते हैं, इनकी जो संख्या है, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। याद रखना, 6 बिंदुओं पर यहां आधारित होती है।
पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, बताओ। पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। आप एक ही देखो, आपका सिर मान लो जाए इस तरफ है, आपका फेस, ठीक है। अब आपको इस तरह का मतलब इस तरफ देखना है पीछे तक, तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि हमारा जो सर है 180 डिग्री में नहीं मुड़ता, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना मोड़ सकते हो, ठीक है, इतना बस मोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, ये जो है लगभग 270 अंश तक घुमाता है, यानी कि इनका सर माजो इस दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में है, तो ये अपने सर को घुमाकर इतना लंबा तक ला सकता है, यानी कि वो 3/4 हिस्सा करता है, ठीक है। तो और ये किस में होता है, उल्लू में होता है, मैना कौवा कोयला नहीं, उल्लू करता है, यानी कि अपने सिर को घुमाकर पूरी तरह से यहां पर लाता है 270 अंश तक से। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं, यानी कि एक इंसान की तुलना में कुछ पक्षी ऐसे जो कि 4 गुना अधिक तक देख सकते हैं। तो वही इसका आंसर एक ही हो सकता है, चील, बाज और गिद्ध, क्योंकि इनकी जो नज़र है बहुत ही तेज होता है, यह बहुत लंबे दूरी तक से स्पष्ट देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है, बताओ। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से, अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को मानचित्र बता रहे हो, तो इससे होता क्या है, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होता है। भाई अगर आप छोटे बच्चों को भारत का मैप दिखा रहे हो, तो बच्चे को ये जानकारी हो जाएगा कि दिल्ली यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है, भोपाल यहाँ पर है, लखनऊ यहाँ पर है। तो ये जो है सापेक्ष स्थिति का बोध होने लगता है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती हैं। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, रीना जो है आम पसंद करती हैं, वो आम बहुत खाती हैं। अब ये जो है वो जो आम है उसे जाड़े के दिनों के लिए संरक्षित करना चाहती है। जैसे कि अभी बरसात का महीने लग गया, इससे पहले क्या है, आम का एक सीजन था, बहुत आम मिलता था, तो वो आम को अब ठंड के लिए, यानी कि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए रखना चाहती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, एक तो आप उसका अचार बना लो या पके हुए आम का पापड़ बना सकते हो। तो ये दो ही तरीका है जिससे आपको मतलब आम को संरक्षित कर सकते हो। आप जूस बनाकर तैयार रखोगे, 2 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। प्लास्टिक की बोतल में भर कर रखोगे, थैले में भर कर रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो कब तक रखोगे, एक निश्चित समय के बाद वहाँ खराब हो जाएगा। तो सबसे बेहतर यही है कि कच्चे आम हो तो अचार बना लो, पके हुए आम हो तो फिर आम का पापड़ बना सकते हो। केरल के निकटवर्ती राज्य है, केरल के निकटवर्ती राज्य है तो कौन से हैं भाई, हमारा देश में जो इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है केरल है, तो केरल के जस्ट ऊपर में क्या है, यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर क्या है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। तो ये जो है तमिलनाडु यहाँ पर है। तो केरल के निकटवर्ती राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर केरल के निकटवर्ती राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। ऐसा प्रश्न आता है, मान लीजिए पूछ दे कि गुजरात के क्या है नज़दीक कौन से राज्य हैं, 2 राज्यों का नाम दे देगा, पश्चिम बंगाल के नज़दीक क्या है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आपको सभी दृष्टिकोण से मैप को याद रखना है, इनके तरीकों को याद रखना है। अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना है। प्रश्न है कि हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और बिहार। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।